हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो मेरे साथ इस क्लासरूम में, इस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा, आज शुरू हो रहा है हमारा फिर एक फैंटास्टिक मज़ेदार नया चैप्टर, द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत बेसिक चैप्टर है और अगर आप रियलाइज़ कर रहे हो तो हम लोग +1 की एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आउट ऑफ मेनी चैप्टर्स हमारे कुछ ही चैप्टर्स पेंडिंग रह गए हैं, तो हम उनको कंप्लीट करेंगे और +1 को टोटली फाइनली टाटा बाय बाय कहने के लिए हम काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। चैप्टर बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर उन ब्रेन की कहानियों की बात करेगा, जो कहानियां हम लोग हमेशा सुनते समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे होता है, कैसे काम करता है, मेमोरी स्टोर कैसे करता है, कैसे ये इमोशंस हमारे दिमाग को काम करते हैं, कैसे ये विल पावर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। ये चैप्टर बेटा इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने की जो इतनी बड़ी दुनिया है ना, उस दुनिया की एक इंट्रोडक्शन है, एक दरवाज़ा है जहाँ से अगर आप एंटर करते हैं और इस चैप्टर को उस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप रियलाइज करेंगे इस चैप्टर में इतना कुछ इंट्रोडक्शन है, इतनी बड़ी दुनिया के डोर स्टेप की तरफ इंट्रोडक्शन है कि आप सोचते रह जाएंगे यार क्या मज़ेदार चैप्टर है। तो इस चैप्टर में मुझे आपको कंसेप्ट्स वो पढ़ाने हैं जो नीट के लिए रेलिवेंट है, प्लस छोटी कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज बतानी है जो आपको इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे बेटा, ऐसे जैसे हर चैप्टर को करते जा रहे हैं वैसे करेंगे, साथ में नोट्स देखेंगे। तो देखो ना मेरे साथ क्या कहता है ये हमें हमारा चैप्टर। एज यू नो, functions of organs and organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis। पहला वर्ड हमें यहाँ पर आता है होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस कहता है कि जो हमारा शरीर है उसका जो माहौल है, अंदरूनी माहौल, इंटरनल सिस्टम, इंटरनल माहौल हमारी बॉडी का एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी वो कभी ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हाई और ज़रूरत से ज़्यादा लो ना चले जाए, वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहे, यानी होम्योस्टासिस बनी रहे। ये हमारी बॉडी चाहती है, इतना समझते हैं। अब हमारे शरीर को होम्योस्टासिस मेंटेन करना है, तो अब शरीर में एक तरफ एक फंक्शन हो रहा है, दूसरे का दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन। तो ये जितने फंक्शन हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए कि पहले ये फंक्शन होगा, बाद में ये होगा, फिर ये फंक्शन होगा, फिर ऐसे फंक्शन होगा, यानी एक प्रॉपर हिसाब होना चाहिए। आपने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा है ना, तो एक स्टेप लीड्स टू अनदर, लीड्स टू फिर अनदर, फिर लीड्स टू अनदर। ये सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। जैसे अगर आपके आंखों ने देखा कि सामने डेंजर है, एक शेर आ गया, तो आंखों से गया हुआ सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा हमारी बॉडी के अलग हिस्सों को, तो क्या क्या होगा, आपकी हार्ट बीट धक 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 तेज हो जाएगी। आंखों ने शेर को देखा, लेकिन दिल की बीट किस तरीके से तेज हो गई, क्योंकि सिग्नल ब्रेन से होते हुए हार्ट के पास गया कि हार्ट बीट को फास्ट कर दो। सांस लेने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, शैलो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और शैलो हो जाएगा, यानी छोटी छोटी तेज सांस लोगे, दिमाग एकदम चलना शुरू हो जाएगा, एकदम अटेंटिव हो जाओगे, एकदम भागने के लिए तैयार होगे कि हमारे सामने इस तरीके से डेंजर आ गया, चाहे पैर में दर्द हो चाहे सर में दर्द हो, सब ऐसे तैसे करा गया। जब शेर सामने आ गया तो भैया हिसाब लगा लो। तो ये सब फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, और यही सब कहानी बेटा हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the function of one another। कोऑर्डिनेशन क्या है, वो तरीका जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जायज़ सी बात है, अगर आपकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही है यानी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और हमेशा की तरह जो बताया, एनर्जी के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं बेटा बॉडी के अंदर, याद रखिएगा, एक फूड और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन। फूड रिजर्व्स हर ऑर्गन ने अपने पास बना रखे, स्पेसिफिकली लिवर एंड मसल्स ने तो अपने पास फूड रिजर्व्स, ग्लाइकोजन रिजर्व्स बना रखे, लेकिन ऑक्सीजन रिजर्व्स थोड़े से, मसल्स ने कुछ अमाउंट का मायोग्लोबिन में स्टोर किया है, लेकिन इतना भी ऑक्सीजन नहीं है कि चलता रहेगा। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपने आप आपका जो सांस लेने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर जाएगी, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके मसल्स के पास जाएगी और मसल्स को सप्लाई करेगी। तो ये सब एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड है। एक तो शेर वाला एग्जाम्पल याद रखो, एक दूसरा ये। तो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। This increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration,
हार्ट बीट एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया द ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचाना है तो दिल को तेज़ धड़कना पड़ेगा, सांस तेज़ होनी चाहिए, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाना चाहिए। तो इन सब तरीकों के लिए जो आपको करना पड़ेगा, आपकी दिल की धड़कन को धक 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 बढ़ाना पड़ेगा, सांस लेने के प्रोसेस को फास्ट करना पड़ेगा। इन सब प्रोसेस के लिए ये देखो सब अलग अलग प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ एक पैटर्न में एक हिसाब से चल रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोऑर्डिनेशन। When physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal conditions. सिंपल सी बात है, फिजिकल एक्सरसाइज कम हुई तो मसल्स ने कहा अब मुझे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि एटीपी नॉर्मल, तो अब हार्ट धीरे से अपना दिल की धड़कन स्लो करेगा, सांस धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगी, जो ब्लड के प्रेशर बढ़ने से जीएफआर बढ़ गया था वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, नर्वस जो सिग्नल डायरेक्ट जा रहा था कॉन्टिन्यूसली जाता रहेगा वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। समझ गए? Thus the functions of the muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. हमारे शरीर में in our body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of organs so that they function in a synchronized manner. बेटा ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम ह्यूमन शरीर में देखते हैं तो आपको ना बेटा क्या करना है, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको किसी भी एक्टिविटी को आपके शरीर में कंट्रोल करना है और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है ना, एक शरीर के अंदर दो सिस्टम्स के पास जाता है। एक तो आपके पास नर्वस सिस्टम, बेटा नर्वस सिस्टम के लिए हमेशा वर्ड आप न्यूरोनल सिस्टम बोल सकते हैं या फिर आप न्यूरल सिस्टम, ये तीनों वर्ड चलते हैं, याद नहीं करना, कॉमन है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, याद करने की जरूरत। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए। नर्वस सिस्टम आपके पास यहाँ पे बेसिकली नर्व्स के माध्यम से होगा, बॉडी में नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं उनके माध्यम से होगा। और एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होगा ये हमने को समझना ज़रूरी। एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। किसकी मदद से? हॉर्मोन्स की मदद से। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हॉर्मोन्स एक ह्यूमन बॉडी में किस चीज़ में मदद कर रही है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिंपल समझ सकते हो, हॉर्मोन्स बॉडी में अलग अलग जगह बनते हैं, रिलीज होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब की सब बात हम दो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम की सारी कहानी पढ़नी है, इसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम की सारी कहानी पढ़ रही है। ठीक बेटा, जब इन दोनों सिस्टम को कंपेयर किया जाता है ना, तो एक ना फैक्ट अपने को मालूम लगता है। आप न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम को देखिए, उसका काम हमेशा फास्ट एक्टिंग होगा। यानी अगर आपको कोई एकदम ऐसे वाला रिस्पॉन्स देना है, कट करके रिस्पॉन्स देना है, एकदम फास्ट एक्टिंग। दैट मीन्स जैसे एकदम बॉल आई और बॉल आपके पास आ रही है, आप ऐसे हट जाओगे, बॉल निकल जाएगी। तो ये वाला सिस्टम कैसे हुआ कि आंखों ने देखा कि कोई ऐसे इस तरीके से कुछ लगने वाला साइड हो और बॉल साइड में से निकल गई, तो एकदम बिना सोचे समझे निकल गए। गरम कप को टच किया, एकदम हाथ पीछे कर लिया। अगर ये सिस्टम न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है तो बढ़िया, ठीक है, फास्ट एक्टिंग है। नहीं तो कंडीशन क्या होती है कि हार्मोन्स को अगर निकलते हैं, तो आपको एक बात बताता हूँ, हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। हार्मोन्स यहाँ से अपनी बॉडी के अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वहाँ से हार्मोन्स निकले, तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन्स बनाए, ब्लड में डाले, ब्लड टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। ब्लड टारगेट समझ लो कि आपके पास हार्मोन है, देखा एड्रेनलिन नाम से हार्मोन ले लो, आपके एड्रेनल ग्लैंड से निकला, एड्रेनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं, वहाँ से निकला, ब्लड में गया, ब्लड में फैला और फैल के हार्ट में गया, हार्ट से फैल के मसल्स के पास गया, मसल्स में एक्टिविटी हुई, तो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और तब तक तुमने सर ऐसे हटाया। इतनी देर में तो बॉल लग के मतलब ऐसी तैसी भी हो जाएगी तुम्हारी। यानी शरीर को कंट्रोल करना बात सही है, लेकिन अगर इमीडिएट रिस्पॉन्सेज देने हैं तो बेटा हमेशा नर्वस सिस्टम लेना। आपको अगर रिस्पॉन्सेज आराम से देने, ऐसा नहीं कि एकदम ही चाहिए, थोड़ा टाइम लेके चले तो अपना काम चल सकता है, उस टाइम हम हार्मोनल सिस्टम की मदद लेते हैं। समझिए, हार्मोनल सिस्टम का काम स्लोली एक्टिंग होता है, लेकिन असर लंबे वक्त तक होता है। लेकिन न्यूरल सिस्टम से बना हुआ जो सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम, अगर कोई इफेक्ट आता है तो वो इफेक्ट कैसा होता है? हमेशा शॉर्ट टर्म होता है या शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक,
ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम की बात हुई। यहाँ पे कहता है इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all activities of organs so that they function in a synchronized manner। यानी नर्वस सिस्टम एंड जो आपके पास नर्वस सिस्टम होगा और जो हार्मोनल सिस्टम होगा मिल के काम करेंगे। तो इमीडिएट रिस्पॉन्सेस किसी एक चीज में देने की, एकदम हार्ट बीट बढ़ानी है तो नर्वस सिस्टम ने ब्रेन ने नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दे दिया, और हार्ट बीट लंबे वक्त तक हाई चलती रहे, तेज ही चलते रहे, ये वाला हार्मोनल सिस्टम काम करेगा। समझ गए? तो दोनों मिलके हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाते हैं। नर्वस सिस्टम कैसे करते हैं देखते हैं। The neural system provides an organized network of point-to-point connections for quick coordination। क्या बोलता है? Point to point connection, यानी यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पाथवे डिफाइंड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यानी यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। क्लियर? फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन को एक अंडरलाइन कर देते हैं। The endocrine system provides chemical integration through hormones। यहाँ पे endocrine system में chemical integration होती है, पूरा का पूरा शरीर मिल गया, पूरे के पूरे शरीर इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पर point to point इस तरीके से नहीं है। In this chapter you will learn about the nervous system of human, mechanism of neural coordination and transmission of nerve impulse conduction across the synapse and physiology of reflex action। इस चैप्टर में ये सब बातें सीखनी है। क्या है? धीरे धीरे देखते रहेंगे। न्यूरल सिस्टम की कहानी अब ऑफिशियली शुरू करते हैं। यहाँ पर समझना चाहिए कि बेटा टिश्यूज जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, टिश्यूज के नाम पे अपने को 4 टाइप के टिश्यूज हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको ऑलरेडी भी याद हो चुका है। एक अपने पास एपिडर्मल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और चौथा हमारे पास कौन सा होगा? नर्वस। ये 4 टाइप के टिश्यूज हैं। इसमें से ये चैप्टर हम नर्वस टिश्यू पर फोकस कर रहे हैं, और नर्वस टिश्यू बेटा जो होता है वो कहाँ से आता है? एक्टोडर्म से। आप समझ रहे हो ना एक्टोडर्म क्या होती है? हम जब एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर्स देखते हैं उसमें एक एक्टोडर्म होती है सबसे बाहर वाली, तो नर्वस सिस्टम उस एक्टोडर्म से निकलता है। डन। The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called as neurons, which can detect, receive and transmit different kind of stimuli। जाहिर सी बात है बेटा, ये वाली नर्वस सिस्टम अपने आप में ये टिश्यू है, ये नर्वस, इसको नर्वस टिश्यू है ना, जो टिश्यू है तो बेटा सेल्स का बना होगा। किसका बना होगा? सेल्स का। तो इसके सेल्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सेल है वो कौन सा है? न्यूरॉन। कौन सा सेल है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सेल? न्यूरॉन। और ये मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं, और नर्वस सिस्टम में मैं कह रहा हूँ आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सेल है वो न्यूरॉन है। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है, क्या हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन का बना है, क्या बाकी अलग अलग टाइप के सेल्स भी हैं? तो आइए इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। हमने देखा हमारे पास ह्यूमन बॉडी में एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम है, इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, ये क्वालिटीज अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नर्वस सिस्टम के ना कंपोनेंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कंपोनेंट्स। यहाँ पे डायरेक्ट मैं कंपोनेंट्स में आ रहा हूँ, तो इसके ऊपर के कुछ पॉइंट्स बेटा मैंने छोड़े, मैं एनसीईआरटी के साथ रिलेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए आपको चलाते रहूँ। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम अपने आप में एक टिश्यू है, मतलब नर्वस सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम है, बट जो नर्वस टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे ना बेटा। अब यहाँ पे कौन कौन से सेल्स मिलते हैं? सबसे पहले सबसे मेन टाइप के न्यूरॉन्स, और दूसरे सेल्स होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। तो लेट्स गिव देम अ नंबर। पहला टाइप का सेल न्यूरॉन और दूसरे सपोर्टिंग सेल्स। तो सपोर्टिंग सेल्स में कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल न्यूरोग्लिया। क्या आते हैं? न्यूरोग्लिया। क्लियर? यानी आपको 2 टाइप के मेन टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, एक न्यूरॉन मिल रहा है और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स। डन। ये न्यूरोग्लियल सेल्स आगे और टाइप के होते हैं, यानी 2A मैक्रोग्लिया एंड 2B माइक्रोग्लिया। ये डिफरेंट टाइप के आपके पास सेल्स हैं जो नर्वस सिस्टम के अंदर मिलते हैं। एनसीईआरटी यहाँ करती है बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जनरली डिफाइन करती है, फिर यहाँ पे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि न्यूरॉन एग्जैक्टली क्या होता है, एनसीईआरटी इसकी बात करते हैं। तो अब जब हमने
ये स्ट्रक्चर एक कंपोनेंट्स को समझाना शुरू कर ही दिया है, तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को लेते हैं, न्यूरॉन की डिटेल्स पढ़ते हैं कि न्यूरॉन होता कैसा है कैसा नहीं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चरल डिटेल्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, न्यूरॉन मिलके क्या बनाता है, बाकी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में मैंने कहा दो मेन टाइप के सेल्स हैं, एक न्यूरॉन और दूसरा क्या हुआ हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स का एग्जांपल क्या था, न्यूरोग्लिया। और ये न्यूरोग्लिया एक कैटेगरी ऑफ सेल्स है। न्यूरोग्लिया के अंदर आगे दो और सब कैटेगरीज आती हैं, मैक्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया। और इस मैक्रोग्लिया की आगे और कैटेगरीज आती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो इन सब की डिटेल्स हम थोड़ी देर में देखेंगे, यानी न्यूरोग्लिया की डिटेल्स अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट था न्यूरॉन, अपने को ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन, तो आओ हम लोग इस न्यूरॉन की स्टडी करते हैं कि क्या है न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, कैसा होता है, ये सब की सब कहानी अपने को पढ़नी है। अब न्यूरॉन की कहानी पढ़नी है तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा सेल न्यूरॉन दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड, दिस इज द कंप्लीट न्यूरॉन। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट सेल जो होता है, लार्जेस्ट, वो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है, और लॉन्गेस्ट सेल्स में बेटा ये न्यूरॉन आता है। सेल ऐसा नहीं है, सेल लंबा हो चुका है। इस न्यूरॉन को आप ऑब्जर्व करते हो तो बेटा कोई चीज़ें आपको हाईलाइटेड, जो मेन चीज़ें, एक आपको डेंड्राइट्स दिखाई देती है, एक आपको सेल बॉडी दिखाई देती है, और एक आपको एक्सॉन दिखाई देता है। ध्यान से बात सुनिएगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये तीन चीजें एक न्यूरॉन में इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के सामने मैंने एक डब्बा बना दिया, देख पा रहे हो ना यहाँ पर। तो तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो जो मेन सेल का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी से इस तरीके से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये अपने पास जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग क्या टर्म करते हैं, डेंड्राइट्स। और इस सेल बॉडी से एक लंबी सी इस तरीके से निकल रही होती है, और इस लंबी सी इसको अपन को क्या टर्म करना होता है, एक्सॉन टर्म करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो हम कहते हैं कि जब आपने न्यूरॉन को देखा तो न्यूरॉन के हिस्से क्या थे, देखते रहिए। एक साइटोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, जो जस्ट आपने देखा। और ऐसा लगता है ना कि सेल बॉडी से कुछ छोटी छोटी आर्म्स निकली हुई हैं, छोटी छोटी जो आर्म्स निकली हुई हैं वो यही तो है, सेल बॉडी से छोटे छोटे ब्रांचेस, एक लंबी सी ब्रांच निकली हुई है, ऐसा ही तो लग रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटी और लंबी ब्रांचेस हैं, तो ये ना एक्सटेंशंस हैं, एक तरीके से ब्रांचेस ही तो हैं। तो इन ब्रांचेस को कॉमन नेम दे दिया जाता है न्यूराइट्स, और जो स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं उनको नाम देते हैं डेंड्रॉन, या फिर अपन को यहाँ टर्म कर देना चाहिए डेंड्राइट्स। और जो लंबी सी सिंगल ब्रांच होती है उसको अपन नाम देते हैं एक्सॉन। क्लियर। तो अब हमें समझ गया कि सेल क्या होता है, सेल बॉडी या साइटोन क्या होती है, न्यूराइट्स क्या होते हैं। न्यूराइट्स इज अ कॉमन नेम फॉर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो न्यूराइट्स के अंदर दो हिस्से। यहाँ पर मेरे साथ देखो न्यूरॉन की कहानी। न्यूरॉन आपके पास ये है। न्यूरॉन के लिए जनरल बात करी जाती है, लॉन्गेस्ट सेल है। यस, आपके नर्वस सिस्टम को काम करना है, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को काम करना है, तो जो काम करता है वो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की वजह से करता है। तो पूरे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन हुई। पूरे नर्वस सिस्टम में बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली यूनिट क्या हुई, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ही कहते हैं। यानी हमारा न्यूरॉन क्योंकि पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाता है और नर्वस सिस्टम के मेन फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सबसे पहले पार्ट हम सेल बॉडी की बात करते हैं। सेल बॉडी जो मेन बीच का हिस्सा था, सेल बॉडी के लिए बेटा वर्ड साइटोन यूज होता है, सोमा यूज होता है, पेरिकैरियन ये वर्ड यूज होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बेटा यहाँ पे आपको चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सब के सब नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर। अब सेल बॉडी है, सेल का मेन हिस्सा है, तो जाहिर सी बात सेल में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के लिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। जैसे सार्कोप्लाज्म यूज करते थे हम मसल सेल के लिए, यहाँ पे हम यूज करते हैं न्यूरोप्लाज्म। डन। ओके, यहाँ पे जब आप सेल बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें ब्रांचेस दिखती हैं, टोटली फाइन। बट सेल बॉडी में ना बेटा अपने को ना कुछ दिखाई देते हैं। क्या आप यहाँ पे ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हो? ये आपको डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ सेल बॉडी के अंदर मिल रहे हैं ना।
इन डॉट डॉट ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे रेडिश, इन स्ट्रक्चर्स को एनसीईआरटी क्या कहते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। और जरा आप मेरे साथ यहाँ पे फोकस करो, क्या डेंड्राइट्स के अंदर निसल ग्रैन्यूल्स हैं आपको दिख रहे हैं, रेड रेड बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या आपको सेल बॉडी में दिख रहे हैं, यस, बट क्या आपको एक्सॉन में दिखाई दे रहे हैं, नहीं। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि डेंड्राइट्स मुझे समझ आ गया, सेल बॉडी मुझे समझ आ गया, सेल बॉडी के बीच में ये न्यूक्लियस मुझे बात क्लियर हो गई, लेकिन ये निसल ग्रैन्यूल्स नाम की चीज है क्या, व्हाट आर निसल ग्रैन्यूल्स, दिस इज व्हाट आई नीड टू लर्न। तो आओ मेरे साथ देखो, निसल ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इधर इस पूरी की पूरी सेल बॉडी में मिल सकते हैं, ठीक है, और डेंड्राइट्स में मिल सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निसल ग्रैन्यूल्स बने किस चीज के, काम के। जब बेटा निसल ग्रैन्यूल्स को स्टडी किया जाता है तो मालूम लगता है कि दीज निसल ग्रैन्यूल्स आर मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। यानी निसल ग्रैन्यूल्स ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हैं, और इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स अगर कहीं पर होंगे तो खुद का दिमाग लगाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स मिल गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मॉडिफाइड फॉर्म अगर निसल ग्रैन्यूल्स हो तो क्या बनाएगा बेटा, जाहिर सी बात है प्रोटीन्स बनाएगा ना। सो इट इज अ मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स हैविंग फंक्शन टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई, ठीक। ये डेंड्रॉन यानी डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है, यस। क्या ये सेल बॉडी में प्रेजेंट है, यस। अभी देखा, क्या ये एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट है, नहीं। क्या ये एक्सॉन हिलॉक में प्रेजेंट है, नहीं। अभी क्या है यार ये एक्सॉन हिलॉक, ये तो अपन ने नहीं पढ़ा, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए बेटा, आपको एक्सॉन ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, राइट। जिस हिस्से से एक्सॉन निकलते आ रहा है ना, ये स्लैंटिंग हिस्सा देख रहे हो, ऐसा ये हिस्सा जहां से एक्सॉन निकल रहा है, ऐसा लगता है कि यहां से एक्सॉन जरा होते हुए मतलब ओरिजिनेट हो रहा है। दिस एरिया इज टर्म्ड एज एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं इसको, एक्सॉन हिलॉक। तो ये कहा जाता है कि आप अगर एक्सॉन हिलॉक को देखते हैं और पूरे के पूरे एक्सॉन को देखते हैं तो वहां पर आपको निसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते। क्या, निसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते, यू डोंट फाइंड देन ना बेटा, ठीक है, बिल्कुल। यहां तक की कहानी अपने को क्लियर। अब ये स्टेटमेंट एक हमारा पेंडिंग है कि ये स्टेटमेंट लिखा है गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स। क्या है, इसको एक सेकेंड में बड़ा सा हाईलाइट करने दो। गैंग्लियन इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस। अब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा सीएनएस क्या होता है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि नर्व सेल्स क्या है। नर्व सेल्स तो मुझे पता है कि न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स क्या देते हैं। गैंग्लियन क्या है, सीएनएस क्या है, ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेटा मेरे साथ जरा एक चीज पैटर्न में देखते रहिए, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप जरा यहाँ पे फोकस कीजिए। गैंग्लियन नाम की चीज आपने क्या एनिमल किंगडम में पढ़ी थी, तो तुम ना गला फाड़ के बोलोगे यस सर, हमने गैंग्लियन एनिमल किंगडम में पढ़ा था। तो क्या है बेटा ये गैंग्लियन, देखो गैंग्लियन ना, यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो। गैंग्लियन इज इक्वल टू गैंग्लियन इज इक्वल टू गुच्छा या बंडल। समझो क्या, हम इधर इस तरीके से इस न्यूरॉन को देख रहे हैं, इस तरीके से न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है। अब ये एक अकेला न्यूरॉन नहीं है, इस रीजन में एक और आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड न्यूरॉन मिल जाता है। अटैच यानी इसके पास बाजू में पड़ा हुआ न्यूरॉन मिल जाएगा, देखते रहना। फिर अपने को एक और न्यूरॉन मिल जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से खूब सारे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना खूब सारे न्यूरॉन, मतलब मैं रफली इस तरीके से बना दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग समझ जाओगे, भावना को समझो बस। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स ने क्या हुए, इधर ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हुए। अब इन न्यूरॉन्स में, इन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी थी ना, क्या न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी थी ये क्या हो चुकी है, ग्रुप टुगेदर हो चुकी है। जब बेटा न्यूरॉन्स की सेल बॉडी ग्रुप टुगेदर हो चुकी है तो ऐसे गुच्छे को, ऐसे ग्रुप को, ऐसे बंडल को, ऐसे ग्रुप को
हम कुछ नाम देते हैं और इसको क्या कहते हैं, गैंग्लियन। क्या नाम देते हैं, गैंग्लियन। ठीक है बेटा, पक्का क्लियर। इसको अपन टर्म करते हैं गैंग्लियन। इतना यहाँ तक डन। अब जरा एक फैक्ट देखो यहाँ पर, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, अपने शरीर में नर्वस सिस्टम है। चलो तो मैं फोटो के साथ दिखाता हूँ तो तुम कहोगे सर आज मजा आ गया, फील आ गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। हमारे बेइज्जती करा रहा है यार ये तो चल गया। चलो हटाते हैं इसको और नर्वस सिस्टम खोलते हैं। ये है आपके सामने पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का, जिसको मैं बढ़ा दूं तो ये ऐसे दिखाई देगा। दिस इज द कंप्लीट नर्वस सिस्टम दैट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। इस नर्वस सिस्टम में मेन हिस्सा आपको जो वाइटिश कलर का पीछे पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपको मेन हिस्सा बेटा, ये ग्रीन कलर का, ये है स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला, और ऊपर वाला ये पूरा का पूरा ये हिस्सा जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे हो? तो मैं इस जरा नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ और आप यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा कि नर्वस सिस्टम में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को व्हाइटिश में देख सकते हैं और बाकी सारा हिस्सा हम येलोइश में देख सकते हैं। तो जब इस नर्वस सिस्टम को समझाते हैं ना, तो नर्वस जो सिस्टम होता है एक ह्यूमन बॉडी में, वो किस चीज़ का बना है। यहाँ पर एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड आ गया और ब्रेन आ गया, और दूसरी तरफ आपके पास सारी की सारी येलो कलर की जितनी है ना, येलो नर्व्स आ गई। मैं अभी यहाँ पे समझाने के लिए येलो लिख रहा हूँ, असली में इनका कलर येलो नहीं होता है, यहाँ समझाने के लिए। ठीक है, अब ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ना बेटा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या टर्म करते हैं, CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो बाजू में येलो कलर का दिखा रहा है, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या आपको समझ आ रहा है? यानी अगर एक ह्यूमन बॉडी की आप बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, बीच में पूरी स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर का जो पूरा का पूरा ब्रेन है, ये दोनों मिला के हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये बाजू में जो आपको ये दिखाई दे रही है, देखो नर्व्स दिखाई दे रही है, जिसको मैंने एक तो सिलेक्ट कर दिया तो पिंक कलर की हो गई। ऐसे ये सारी की सारी ये जो नर्व्स हैं अपने को जो दिखाई दे रही है, ये नर्व्स अपने पास कैसी हो गई, ये सब की सब जो आप नर्व्स देख रहे हो ना, ऑल ऑफ दीज, ये बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। चलो इसको लिटा देते हैं, सुला देते हैं। समझ गए? क्या आपको नर्वस सिस्टम समझ आ गया? दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। डन। तो नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या समझा रहा था यहाँ पर? समझा रहा था मैं तुम्हें गैंग्लिया। क्या समझा रहा था? गैंग्लिया। अब गैंग्लिया की क्वालिटी पे ना, गैंग्लिया की ना डेफिनेशन में जरा फोकस करो। क्या कहा है? गैंग्लियन is the collection of nerve cells body outside the CNS. CNS के बाहर nerve cell bodies, nerve cell की जो bodies का गुच्छा था, ये अगर CNS से बाहर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? गैंग्लियन। तो अब यहाँ पे जरा देखना, देखते रहना। इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूँ कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, क्लोज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, बहुत ही पास पड़े। ठीक है, ये क्लोज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हमें हमारे शरीर में दो जगह मिल सकता है, एक इनसाइड CNS और एक आउटसाइड CNS। ठीक है, अगर कोई आउटसाइड CNS मिलता है तो इसके लिए अभी हमने वर्ड सीखा गैंग्लियन। ठीक, अगर कोई चीज इनसाइड CNS मिलती है, इसके लिए नाम देते हैं बेटा न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस वाला न्यूक्लियस नहीं है जो सेल के बीच में न्यूक्लियस रहता है, वो नहीं, न्यूक्लियाई इसको बोला जाता है। समझ गए? तो व्हाट इज अ न्यूक्लियाई? इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स परफॉर्मिंग अ सेम टाइप ऑफ फंक्शन इफ दे कैन बी फाउंड आउटसाइड द CNS, यानी दैट मीन्स इनसाइड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे आर कॉल्ड एज गैंग्लियन। इफ दे आर फाउंड इनसाइड द CNS, दे आर टर्म्ड एज न्यूक्लियाई। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? डन।
तो यहाँ पे गैंग्लियन की कहानी क्लियर, नर्वस सिस्टम की बेसिक कहानी क्लियर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने सेल बॉडी को पढ़ लिया है। सेल बॉडी को सोमा, पेरिकैरियन ये सब नाम दिए जाते हैं, साइटोन ये सब नाम दिए जाते हैं। अब अपने को पढ़ना है एक्सॉन, और एक्सॉन के स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी से हमने देखा था एक्सॉन हिलॉक क्या होता है। जब एक सेल बॉडी से जिस हिस्से से एक्सॉन निकल रहा होता है उस हिस्से को हम लोग टर्म करते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या टर्म करते हैं? एरिया ऑफ ओरिजिन को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी न्यूरॉन को देखेंगे तो न्यूरॉन बेटा एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ऑर्गेनेलिज मिलेगा, ये तो बहुत जायज़ सी बात है। किसी भी सेल में ऑर्गेनेलिज मिलेगा, इसमें अपने को कोई दो राय नहीं है, पक्का मिलते हैं। अब अगर सेल में ऑर्गेनेलिज मिल रहे हैं ना, तो ऑर्गेनेलिज कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है। सेल में जब हम सेल बॉडी में देखते हैं ना, सेल बॉडी, तो वहां पे ऑर्गेनेलिज मिलते हैं, यस। यहाँ पे एक्सॉन में भी ऑर्गेनेलिज मिलते हैं, लेकिन गोल्जी बॉडीज एंड निसल ग्रैन्यूल्स यहाँ से गायब होते हैं। समझ पा रहे हो? यानी इफ आई गिव यू द क्वेश्चन आर द ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द एक्सॉन, तो आप गला फाड़ के बोलेंगे यस सर, एक्सॉन के अंदर ऑर्गेनेलिज मिलेंगे। लेकिन मैं पूछूंगा बेटा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो तुम कहोगे निसल ग्रैन्यूल्स नाम की जो चीज होती है, ये निसल ग्रैन्यूल्स और गोल्जी बॉडीज, ये जो दो आपके पास ऑर्गेनेली हैं, ये अपने को इसमें नहीं मिलते। किस में नहीं मिलते? एक्सॉन के अंदर नहीं मिलते। बात क्लियर हुई? पक्का डन है। तो यहां तक अगर अपने को यहां तक डन हो चुका है, तो अब हम जरा और पॉइंट देखेंगे। पॉइंट देखने के लिए बेटा कुछ पॉइंट्स आप लोग जरा अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। हम एक्सॉन को ऑब्जर्व करते हैं, और एक्सॉन को ऑब्जर्व करते वक्त आपको कुछ पॉइंट समझाना था। इसको देखो, एक्सॉन पे रिसर्च बहुत ज्यादा हुई। कैसे रिसर्च हुई, मैं यहां से तुम्हें समझाता हूँ। इस डायग्राम में ना आपको ना कोई चीज दिखाई देगी, जिस चीज को यहाँ पे ना एनसीईआरटी मेंशन करती है माइलिन शीथ। क्या एनसीईआरटी ने मेंशन किया? माइलिन शीथ। एनसीईआरटी ने एक लेयर दिखाई कि ये एक सेल है, ये एक कवरिंग है, इस कवरिंग का नाम माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ किस सेल ने बनाई? श्वान सेल। कुछ एनसीईआरटी ने ये रफली ये बात कही। यानी एक्सॉन और बाकी हिस्से को कंपेयर किया जाए तो मालूम लगता है कि जो ये हमारा एक्सॉन है ना, इसके ऊपर अपने को क्या मिलती है? कवरिंग गारंटीड मिलती है। ये स्टेटमेंट सही? तो भैया एक्सॉन पे कवरिंग मिल रही है, तो कवरिंग कैसी है, कितनी कवरिंग है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम कहते हैं हमारी बॉडी में जो एक्सॉन है उसके ऊपर दो कवरिंग्स मिलती है। एक कवरिंग का नाम न्यूरिलेमा और दूसरी कवरिंग का नाम माइलिन शीथ। एक कवरिंग का नाम न्यूरिलेमा और दूसरी कवरिंग का नाम माइलिन शीथ। और यहाँ पे आपके लिए पहला फैक्ट, माइलिन शीथ इज ऑलवेज, हमेशा रहेगी, ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑन एन एक्सॉन। एक एक्सॉन पे हमेशा होगी। माइलिन शीथ जो होगी, इट कैन एंड कैन नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये वाली बात क्लियर? अभी के लिए इतना जानना जरूरी था। माइलिन शीथ वाली बात डन हो गई। अब जरा यहाँ पे देखो, ब्रांचिंग की बात करते हैं। ब्रांचिंग की बात करते हैं तो अब एक्सॉन में आओ, तो एक्सॉन के एंड में देखो, ऐसा लग रहा है ना कि एक्सॉन यहाँ से एक था, आगे जाके एक्सॉन में इस तरीके से ब्रांचिंग हो गई है, इस तरीके से। तो एक्सॉन में बेटा ब्रांचेस यहाँ से निकल सकती हैं, और बिल्कुल पॉसिबल है कि ब्रांचेस कभी कभी क्या होती हैं, एक्सॉन से जो ब्रांचेस होती हैं वो कभी इस तरीके से भी निकल जाती है, साइड से भी निकल जाती है। यानी एक्सॉन ब्रांचेस अपने पास कैसे शो कर सकता है कि यहाँ पे एंड पे कर सकता है, टर्मिनल ब्रांचेस कर सकता है, और लेटरल ब्रांचेस बना सकता है। ये बात क्लियर हुई आपको? यानी एक्सॉन के अंदर क्या हमें ब्रांचेस मिल सकती हैं? आप बोलोगे बिल्कुल, ब्रांचेस टर्मिनल भी मिल सकती हैं और लेटरल भी मिल सकती हैं। एक्सॉन में जो अक्सर लेटरल ब्रांचेस मिलती हैं, जो बगल में से निकलते हुए मिलती हैं, बगल में से निकलती हुई ब्रांचेस जैसे आप ये देख रहे हो, ये अक्सर मोटर एंड प्लेट्स बना देती है। क्या बना देती है? मोटर एंड प्लेट्स क्रिएट कर देती है। मोटर एंड प्लेट्स याद है ना आपको? अगर मुझे इसको मोटर एंड प्लेट्स नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड वुड बी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये बोलना चाहिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पार्ट बन जाती है, फॉर्म न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पार्ट। ठीक, ये बना देती है। और जो टर्मिनल होती है वो क्या बनाती है? साइनेप्टिक नॉब्स।
क्या बनाती है? साइनैप्टिक नॉब्स। तो मेरे साथ देखो साइनैप्टिक नॉब्स क्या होती है। एक्सॉन इस तरीके से आ रहा था, यहाँ से इस तरीके से ब्रांचिंग हुई, तो मैं समझ लो इजी के लिए मैं 2 ब्रांचेस बनाता हूँ और मैं इस ब्रांच को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये ब्रांच जब खत्म होती है तो ये इस तरीके से फूल जाती है। ये फूल जाती है तो ये क्या बन जाता है? फूला हुआ स्वोलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नॉब। ठीक, पक्का क्लियर? एक चीज बेटा आपने बचपन से सीखी होगी कि यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। कि ये एक एक्सॉन था, एक्सॉन इस तरीके से, आगे यहाँ पे ये डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, राइट। एक्सॉन इस तरीके से जाता है, एंड हुआ, सिनैप्टिक नॉब बने, और यहाँ पे ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। यस, इस तरीके से दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। अब दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्टेड होते हैं? यहाँ पे इन पॉइंट से। ज़रा इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग ज़रा फोकस कीजिए, ये हमारा इंटरेस्ट की चीज़ है जो हम यहाँ पे बना के देखना चाह रहे हैं। इस पॉइंट में ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। देखो बेटा, ये दोनों ना कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, थोड़ा दूर रहते हैं, और इनके बीच में यहाँ पे ये स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। और इस स्पेस को हम लोग क्या टर्म करते हैं? साइनैप्स। क्या टर्म करते हैं? साइनैप्स। ठीक, अब ये वाली पोर्शन जिसको मैं अभी ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या एक्सॉन का नॉब है? यस। और क्या साइनैप्स वाले एरिया में मिल रहा है? यस। तो इस नॉब को हम लोग क्या टर्म करते हैं? साइनैप्टिक नॉब। क्या टर्म करते हैं? साइनैप्टिक नॉब। इतना क्लियर हुआ? साइनैप्टिक नॉब क्या काम करता है? ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं ये हम थोड़ी देर में सीखेंगे, जब हम केमिकल न्यूरॉन्स एंड इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। उनकी डिटेल्स में देखेंगे, साइनैप्स से कब कैसे कम्युनिकेशन होता है, इस सारी की सारी कहानी बात करेंगे। लेकिन इसको साइनैप्टिक नॉब क्यों कहा, ये आपको बात समझ आ गई? तो यहाँ आप देख सकते थे कि 2 कवरिंग्स थी, न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ। हमेशा जो मिलेगी वो एक्सॉन के ऊपर न्यूरिलेमा होगी। माइलिन शीथ हमारे पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ब्रांचिंग टर्मिनल हो सकती है और लेटरल ब्रांचिंग। ठीक, आज के लेक्चर की लास्ट वाली बात बेटा, जिस बात के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एक एक्सॉन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस मैं इतना बताऊंगा आज। इस एक्सॉन के स्ट्रक्चर में आपको एक्सॉन हिलॉक दिखाई दे रहे हैं, डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, लेटरल ब्रांचेस एंड टर्मिनल ब्रांचेस दिखाई दे रही है। लेकिन जब एक्सॉन देख रहे हो ना, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं मिल रही, माइलिन शीथ नहीं मिल रही। तो मेरे इस पॉइंट का पहला क्वेश्चन, अगर आपको इस एरिया में देयर इज नो माइलिन शीथ टू बी फाउंड, टेल मी समथिंग। माइलिन शीथ नहीं है ना, तो यहाँ पे न्यूरिलेमा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे न्यूरिलेमा होगा। अगर आप एक्सॉन को बोले और देखें तो 2 कवरिंग्स मिल सकते हैं, एक न्यूरिलेमा और माइलिन शीथ। न्यूरिलेमा हर हालत में प्रेजेंट होगा और माइलिन शीथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इतना समझे? अगर किसी न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ है, इफ इट इज प्रेजेंट, तो सच न्यूरॉन इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर बेटा माइलिन शीथ नहीं होगी तो ऐसे न्यूरॉन को कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। बोलो बात यहाँ तक डन डनाडन, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर? अगर फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर, यानी आज की क्लास में आपने सीखा न्यूरॉन, आपने सीखा गैंग्लिया, आपने न्यूरॉन के कंपोनेंट्स, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स सीखे, आपने नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स के साथ नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम एंड इसका हार्मोनल सिस्टम की आपस में कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन, सब कुछ सीखा। आपने एनसीईआरटी का बेटा ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा पढ़ लिया, ऊपर वाला। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ चीज़ें। आप लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, आप न्यूरॉन का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ ये नर्व इम्पल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वो आप ये कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा विषय आप लोग बेटा पोर्शन करेंगे। अब इतना होमवर्क आपका रहा फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास के साथ साथ आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहो, खूब मेहनत करते रहो, स्टे बेस्ट।